चलिए शुरू करते हैं। आज का पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे, जिसे लिखा है अनुपम मिश्र ने। अनुपम मिश्र ने जिसे लिखा है। प्रस्तुत पाठ में कवि राजस्थान जैसे सूखे शहर में, सूखे प्रदेश में मीठा पानी कैसे निकलता है, क्योंकि अनुपम मिश्र स्वयं एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे हैं, जो पर्यावरण पर काम करते रहे हैं। उन्होंने इस पाठ को लिखा है कि राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत और कुएं कैसे बनती हैं। इसी पानी के स्रोत से रजत जैसी बूंदे, पानी की बूंदे किस प्रकार इकट्ठी होती हैं, उसी का वर्णन किया है। इस पाठ में रेत में पानी की कैसे तलाश की जाती है, कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है, कुएं और कुएं में क्या अंतर होता है, राजस्थान पानी के रूप में कैसा दिखाई देता, क्या रूप है, कुएं की चिनाई किस प्रकार से की जाती है, कुएं निर्माण की को सफलता का उत्सव कैसे कहा जाता है, और कुएं से पानी उपयोग करने का तरीका क्या है, और कुएं एक सार्वजनिक संपत्ति है। इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए रुक करते हैं पाठ की ओर। पसीने से तरबतर चेलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलबाजी होता है कुएं की खुदाई करने वाला। काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी हो गई है। कुएं का व्यास, कुएं का जो घेरा है, बहुत ही संकरा है, बहुत छोटा है। उखरू बैठकर चेलबाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह पर खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़ा में नहीं हो सकता, इसलिए खुदाई यहाँ बसोली से की जाती है। बसोली होता है लकड़ी के हत्थे वाला एक हथौड़े जैसा, लेकिन वो तीखा होता है शुरुआत से। ऐसा हथियार होता है, उसको बसोली कहते हैं। क्योंकि इतने अंदर जहां पर केवल बैठने भर की जगह है, वहां पर कुहाड़ी और फावड़ा नहीं चल सकता, क्योंकि वहां पर तो बैठने की जगह हो, बैठकर खुदाई केवल बसोली से हो सकती है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीली फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। उससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलबाजी के सिर पर लग सकते हैं, इसीलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहने रहते हैं। चेलबाजी होता है जो कुएं की चिनाई का काम करते हैं, कुएं को खोदने का काम करते हैं, उसे चेलबाजी कहा जाता है। चेलबाजी क्योंकि ऊपर से जो ऊपर खड़े हुए जो लोग हैं वो रेत की मुट्ठी भर भर के नीचे जोर से फेंकते हैं, इसीलिए जो चेलबाज हैं वो अपने सिर के ऊपर कोई बर्तन जो है पीतल का या कांसे का बर्तन टोपी की तरह पहनकर रखते हैं, ताकि ऊपर से फेंकी गई साथ कंकड़ जो है वो उनके सिर पर ना लगे और किसी भी प्रकार की चोट से बचा जा सके। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिरते सकते हैं, तो पिन से चेलबाजी का सिर बचाएगा। अब क्योंकि चेलबाजी को सिर्फ इतना ही स्पेस है, इतनी ही जगह है कि वो बैठकर खुदाई कर सके, इसलिए पैरों में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। जो पैरों में इकट्ठी मिट्टी को एक ढोल या एक बाल्टी के सहारे ऊपर खींचा जाता है। कहते उस वक्त भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि मिट्टी जो है वो उस पर उसके चेलबाज के सिर पर जा गिरी। अब इसके बाद है चेलबाजी यानी चेजारो। चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग हैं। दक्षतम मतलब जो अपने काम में निपुण है। जो चेजारो होता है, जो चेजार जो कुएं खोदने का काम करते हैं, वो दक्ष है, अपने काम में निपुण है। ये काम चेजा कहलाता है। ये काम करना क्या कहलाता है? चेजा। इसको इस कुएं को खोदने का काम क्या कहलाता है? चेजा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है।
कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, यानी पुल्लिंग, कुछ कुई स्त्रीलिंग, कुआं पुल्लिंग है तो कुई स्त्रीलिंग है। कहते हैं बहुत मुश्किल है इसको खोदना, इसको काम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुई एक छोटे कुएं जैसा ही होता है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या ज्यादा होती है। और पानी का लेवल जगह के हिसाब से कुएं की गहराई कम या ज्यादा हो सकती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल में भूजल को पाने के लिए बनता है, और कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, नेति थोड़ा थोड़ा करके। अब कुएं और कुएं में क्या अंतर है, ये आपका प्रश्न आ सकता है। कुएं जो है वो भूजल, जो धरती के अंदर जो स्थिर है, जो वाटर वाटर है, उसको पाने के लिए की जाती है, जबकि कुएं का निर्माण जो है वो भूजल को पाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि राजस्थान में जो पानी, बरसात का पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को इकट्ठा करने के लिए, प्लस जब पानी नहीं बरसता है, जो नमी उन रेत के कणों में होती है, उस कणों को पाने के लिए भी इस कुएं का निर्माण होता है। आगे आगे है, मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मूरी भूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी हुई रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। खड़िया मिट्टी होती है एक, उससे जो है ना घरों की लिपाई होती है। कहते कुछ 50-60 हाथ नीचे रेत की मिट्टी के नीचे खड़िया मिट्टी भी होती है। अब यहाँ पर मिट्टी की, राजस्थान में मिट्टी की परतें कैसी होती हैं उसके बारे में बात किया जाता है। कहते राजस्थान में कितनी भी वर्षा क्यों ना हो, कितनी भी बरसात क्यों ना हो, लेकिन वो इतना रेत है कि सारा रेत उस पानी को पी जाता है, आत्मसात कर जाता है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया मिट्टी का, पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, वह प्राय खारा ही होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किस क्षेत्र में एकदम बैठे, नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अब इस पट्टी से जो धरती में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका भी पता चलता है। प्राय 100-200 फुट पर वहां पर पानी है, लेकिन वो पानी खारा है, इसलिए कुइयों का निर्माण किया जाता है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। अब ये जो कुई बनाई जाती है वो इस खड़िया मिट्टी से ऊपर बनाई जाती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह पर नीचे चल रही पथरीली पट्टी के नीचे अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाले मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी है। जिस मिट्टी के कण में परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप खिलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती खेत के आंगन में दरारें पड़ने लगती हैं। कहते हैं कि इसमें कुछ अगर अलगाव है तो कुछ लगाव भी है। कहते हैं राजस्थान में जो रेत है उन रेतों के बीच में हवा नहीं घुसती है, वो जब भी बरसात होती है तो एक साथ ही चिपकते हैं, और चिपकते हैं तो उनके बीच में दरार नहीं होती है, क्योंकि जब चिपकते हैं तो जमीन में दरार उत्पन्न करते हैं। आपने हरियाणा में भी देखा होगा कि जब अब धान का खेत लगा हुआ है और बरसात के बाद अगर खेत में पानी ना दिया जाए तो दरार आने से मिट्टी फटने लगती है। इसी प्रकार जो है वो बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। धरती की संचित नमी इन दरारों में गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है।
अब राजस्थान की मिट्टी का एक फायदा, रेत का एक फायदा हुआ कि वहां पर दरार नहीं होती, और जब दरार नहीं होती तो पानी जो है वो वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़ पाता है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संतन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसीलिए अलगाव भी नहीं होता है। परस्पर लगाव का मतलब जब मिट्टी के कण आपस में मिलते हैं वो लगाव है, और अलगाव नहीं होता मतलब बीच में फिर जो है पानी में दरारें नहीं पड़ती हैं। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी कणों का कड़ा पैरा बैठा रहता है। ऊपर से तो जो मिट्टी ने बंद की है ऊपर से, और नीचे जो वो खड़िया मिट्टी है, खड़िया मिट्टी की लेयर उस पानी को नीचे नहीं जाने देती, और ऊपर जो एक इकट्ठी जो है अलगाव नहीं होता, तो ऊपर जो वाष्प बनकर पानी ऊपर नहीं गुजरता। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों ओर रेत में समाई नमी को फिर बूंदों में बदलती हुई है, और बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। अब उस खड़िया जो लेयर है, खड़िया जो सतह है, उस खड़िया मिट्टी के नीचे तो खारा पानी है, और खड़िया मिट्टी के ऊपर जो पानी है वो बरसात का पानी है, जो एक एक बूंद पड़ करके जो मरुस्थल है, मरुस्थल में एक एक बूंद पड़ के नमी में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, और वो पानी की बूंद में बदल जाता है और धीरे धीरे कुएं में इकट्ठा होने लगता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। यहाँ जो कुएं बनी है तो उनके जो मरुभूमि के रहने वाले लोग हैं उनका अनुभव काम आया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालन पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। इसके 3 तरह का पानी है, ये एक प्रश्न के रूप में आता है तो इसके उत्तर है ये। पहला रूप है पालन पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, ऊपर से बादलों से गिरा और नीचे पानी इकट्ठा हो गया, यह धरातल पर बहता है, इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी कुछ छिपा है, इसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी कहलाता है, यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है, मतलब जो अंडरग्राउंड जो वाटर है, जो कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा जो निकाला जाता है, उसको हम पाताल में स्थित पानी कहेंगे, धरती के अंदर से निकाला गया पानी। पालन पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। पाताल पानी बरसात का पानी, पाताल पानी अंडरग्राउंड वाटर जो आप ट्यूबवेल्स में, नलकों में, कुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तीसरा है रेजानी पानी, धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते जब पानी की जो एमएम हम मापते ना, इतनी मीटर वर्षा हुई है, इतनी एमएम हुई है सेंटीमीटर, तो रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मरुभूमि में भी पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी से मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। अब जो धरती में ऊपर से मिला, लेकिन धरती की सतह पर खड़िया की मिट्टी के ऊपर जो जम गया वो रेजानी पानी है, लेकिन कभी कभी मिट्टी की परत हट जाए और धीरे धीरे ये रेजानी पानी जो पाताली पानी में मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी खारा हो जाएगा, क्योंकि पाताली पानी वहां पर कैसा है, खारा होता है, इसीलिए रेजानी पानी भी वहां पर खारा हो जाएगा। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 5-5 हाथ के व्यास की कुई को 3 से 60-65 फुट 30 से 60-65 फुट हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। ये जो चेजारो होते हैं उनकी कुशलता का ही परिणाम है कि रेजानी पानी को वो खड़िया मिट्टी की लेयर से, सतह से ऊपर ही उसको समेट लेते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। चेजो क्या करते हैं, चेजारो इस कुई का निर्माण करते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है।
क्योंकि चेजोरा जितना काम बढ़िया करेगा कुई उतनी बढ़िया बनेगी। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके नहीं, धसे नहीं। अब जहां जहां जितनी जितनी ऊपर से खुदाई होती जाएगी, नीचे से उतनी उतनी ईंटें लगती जाएंगी। जितना जितना एकदम सारी खुदाई नहीं होगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो मिट्टी की जो परतें हैं, मिट्टी के जो ढेले हैं, वो ऊपर आकर उनको दबा देंगे, धसा देंगे। इसीलिए चेजारों का काम बड़ा ही खतरनाक काम है, बहुत मुश्किल भरा है, बहुत चुनौती भरा होता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भरकर रेत नीचे की ओर तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से उखाड़ देती है, तेज हवाएं कम होने लगती है और ऊपर से मिट्टी भर भर कर रेत की नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से उड़ा ले जाती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजों को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी जगह ईंटों की चिनाई मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता, किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। तब कुएं में रस्से से बांधा जाता है कुएं को। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाप की घास का ढेर जमा किया जाता है। खीप नाम की घास उसका ढेर जमा करते हैं चिजारों खुदाई करते समय, और बाकी लोग खीप की घास से 3-3 अंगुल मोटा रस्सा बनाने लगते हैं। कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगाते हैं। पहले दिन काम पूरा पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का गोला बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते आते जाते हैं और खीप घास से बना खुदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है। पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह पर सरका दी जाती है और ऊपर छूटी दीवार पर अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं। अब ये कहते हैं कि क्योंकि मिट्टी बहुत खिसकती है वहां पर, क्योंकि उसमें बंधने की शक्ति तो है नहीं, इसीलिए कई बार तो चिनाई भी वहां कामयाब नहीं होती। तब ये जो बताया ना इन्होंने, ये जो खीप घास है, इस घास के रस्सों को ऊपर बिठाया जाता है जितनी खुदाई हो गई है, और फिर अगले दिन जो खुदाई करते हैं उसको नीचे जमी हुई जो फांस की रस्सी है उसको नीचे की ओर खिसका देते हैं और ऊपर नया बना देते हैं और बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी कर देते हैं। इसके बाद लगभग 5 हाथ की व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक ही घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। इस जगह लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है, क्योंकि रस्से की लंबाई तो ज्यादा होगी, क्योंकि रस्सा कुएं के पूरे व्यास को घेरेगा और हाथ की लंबाई सिर्फ ऐसे होगी। अब इस हाथ को घेरेगा तो ऐसे 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 घेरेगा। इस प्रकार ये समझ में नहीं आता कि रस्सा बनाने की प्रैक्टिस हो रही है या कुएं को खोदने की का अभ्यास किया जा रहा है। 1 हाथ की गहराई में 8-10 रस्से लपेटे खप जाते हैं। इतने रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। यदि 30 हाथ की गहरी कुएं को मिट्टी के थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि यहाँ कुएं खुद रही है या रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं इन्हें तो ज्यादा पत्थर मिलता है और न ही खीप भी मिलती है, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है। लट्ठे, अरणी, बण, बाबल या कुबट के पेड़ों की डंगालों से बनाए जाते हैं। डंगाल होते हैं डाल, बड़ी बड़ी मोटी मोटी टहनियां, बड़े बड़े मोटे मोटे तने। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की होती है। यह उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल जाए
तो आंख तक से भी काम चलाया जा सकता है। आंख, आपने देखा होगा आंख कांपेगी। लट्ठे के नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसे सांपड़ी भी कहते हैं। नीचे की खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलबाजों को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और एक क्षण नीचे धार लगती है, छेजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। अब जब उत्सव कब बनता है, जब कोई काम सफल हो जाता है। जब कोई बन जाती है तो वहां पर भी लोग खुशी मनाते हैं, वो उत्सव की तरह मनाते हैं। यो तो पहले दिन से काम करने वालों को विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। चेलबाजों को विदाई के समय तरह तरह भेंट की जाती है। छेजारों के साथ गांव का संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा उन्हें वर्ष भर के लिए तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल कार्यों में अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर लगता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। पहले जब हम बच्चे थे तो पहले हर कोई, चाहे वो नाई है, धोबी है, ठीक है, वाल्मीकि है, जो भी काम करते थे उनके लिए अनाज का एक एक ढेर अलग अलग से दिया जाता था। हर कोई किसान उनको ये देता था। केवल पैसा देकर काम करवाना प्रथा नहीं थी। उनको जो खेत में जो अनाज होता था उसको भी दिया जाता था। ब्याह शादी में को विशेष सम्मान दिया जाता था। इसी प्रकार चेजारों को राजस्थान में वही सम्मान दिया जाता है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवानों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। अब पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल अब अनुसूचित जाति में ही, ये 100-200 साल पहले कुइया बनाते थे, पारिया कुइया बनाते थे। वो इतनी बढ़िया होती थी कि आज भी वो पानी जुटा रही है। कुएं का मुंह छोटा रखने के पीछे काम रेत में जमा पानी की बूंदे धीरे धीरे रिसती रहती हैं और दिन भर एक कुएं बड़ी मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है, उससे 2-3 घड़े भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है, यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस रिस कर पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले जाएगा और कई जगह पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का प्रयोग इसी कारण से किया जाता है, क्योंकि जितना बड़ा मुंह होगा उतना पानी कम इकट्ठा होगा, जितना छोटा मुंह होगा उतना पानी ज्यादा इकट्ठा होगा, और जितना छोटा मुंह होगा पानी निकालना उतना ज्यादा आसान होगा। अब चरस जो चमड़े की होती है उसे पानी निकालने का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह से लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चरस पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे के मुंह पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी को भी ठीक से डूब जाता है और भर आने के बाद ही ऊपर ही चरस को खींचते हैं। आपने देखा होगा जो चमड़े की जो होती है उसके ऊपर लोहे की जो है वो ढक्कन होता है, मुंह होता है उसका, जैसे ही हम डालेंगे तो नीचे जमीन पर पड़ जाएगा और उसका मुंह जो है वो भारी होगा, इसलिए वो बिल्कुल जो सतह है उस पर लग जाएगा और सतह पर लगने के बाद वो सारा पानी उसके अंदर भर जाएगा, उसको खींचकर पानी को बाहर निकाला जा सकेगा। पिछले दौर में कुछ ऐसे गांव के आसपास सड़कें निकली हैं, ट्रंक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चटसी बनने लगी है। कुएं के संबंध में इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर ज्यादा पानी फैल जाएगा, बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढककर रखना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके रहते हैं। कहीं कहीं खस की टाट की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का उपयोग भी किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं, इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक बढ़ गई है, तो वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर ही लगाए जाते हैं।
अब क्योंकि पानी वहां पर कीमती है और लोग नए नए लोग आते हैं, सड़कें बढ़ गई हैं, तो उन लोगों से पानी को बचाने के लिए लोग अपने अपनी कुइयों पर ताले लगा लेते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फ्रेडी भी कहलाती है। फ्रेडी लोहे की दो भुजाओं पर लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार में एक मजबूत तने की काट कर उसके आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। उसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहराई और संकरी कुई में पानी निकालना बहुत मुश्किल काम बन सकता है। ओडाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहां बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है, वजन खींचने में भी इतनी सुविधा रहती है। आपने देखा होगा कि जो ऐसे हार्ट शेप में है और ऊपर एक चक्री लगी रहती है, क्योंकि बीचों बीच होती है, इसीलिए जो बाल्टी या जो भी सामान नीचे पानी ले जाने के लिए दिया है वो इधर उधर नहीं लगेगा, और वो बिना उसके जो है वो बिना टकराए बिना पानी गिरे ऊपर की ओर आ सकेगा। खड़िया पत्थर की मिट्टी एक बड़े भूभाग से गुजरती है, इसीलिए पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में बड़े साफ सुथरे मैदानों में 30-40 कुइयां